गुड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। आज का जो सेशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 69 से शुरू होगा। और सेशन शुरू करने से पहले हम फिर से दोहराना चाहेंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है वही व्यक्ति सफल है, और जो व्यक्ति मन को जीत नहीं पाया है वो व्यक्ति असफल है। एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ क्लास को। बहुत सारे विद्यार्थी स्टडी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कुछ व्यक्ति सफल हो पाते हैं, कुछ व्यक्ति असफल हो पाते हैं, असफल रह जाते हैं। सफलता और असफलता कुछ नहीं होती है। बस ये होता है कि मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आरआरबी जेई का एग्जाम आया है, या एसएससी जेई हो या यूपी। हमारे सबका एक ही होती है, लालसा होती है, एक तमन्ना होती है, हम एग्जाम क्वालिफाई करें, नौकरी करें और पैसा कमाएं। तो कुछ व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, कुछ व्यक्ति उस निराश लौट आते हैं। वो असफलता नहीं होती। असफलता का मतलब होता है कि हम जीवन में कुछ, तो जो व्यक्ति सफल हो पाता है वो नौकरी करता है, जो व्यक्ति सफल नहीं पाता है कुछ ना कुछ तो जरूर करता है। वो जाकर के टीचर बनता है, अच्छा एजुकेशनिस्ट बनता है, अच्छा प्रोफेसर बनता है, कहीं ना कहीं बन करता ही। तो असफलता एक नकारात्मक है, जबकि सफलता एक सकारात्मक है। तो नकारात्मकता, नकारात्मक चीजें कुछ नहीं होती। असफल हर व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ पाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्लास कक्षा 1 में जाते हैं, कक्षा 1 में हम कक्षा 1 को पास करते हैं, ये भी हमारी एक सफलता है। कोई फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, कोई सेकंड डिवीजन से पास करता है, कोई थर्ड डिवीजन से पास करता है। फिर हम कक्षा द्वितीय में जाते हैं, सेकंड क्लास में जाते हैं, वहाँ पर हम पास करते हैं, ये भी हमारी एक सफलता है। ऐसे ही श्रृंखला बढ़ते चली जाती है और हम 10वीं में आ जाते हैं। जब 10वीं में आती है, बोर्ड का एग्जामिनेशन होती है। 10वीं क्लास को बोर्ड निर्धारित करता है, जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड से बच्चा पढ़ रहा हो, कोई खंड से, कोई यूपी बोर्ड से हो। 10वीं में बच्चे को इम्तिहान देना पड़ता है, दूसरी जगह सेंटर जाता है, कोई बच्चे जा करके 80% लाता है, कोई 70% लाता है। तो ये परसेंटेज है, लेकिन सारे बच्चे को तो क्लास 10 तो आ रही है ना। मैथमेटिक्स में कोई 90 लाया, कोई 80 लाया। हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई सवाल सिली मिस्टेक हो जाए, तो सवालों का 80 और 90 में होता है। बस हमें जानना चाहिए। इसलिए हर दिन हम सफल हुआ करते हैं। असफलता नाम की कोई भी चीज़ हमारे जीवन में ऐसे नहीं आया। तो हम बस बोलते हैं मन को जीतना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह हमारी परीक्षा होने वाली है। जीवन भी एक परीक्षा है। जैसे हम नौकरी की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, परीक्षा है, पास करते हैं। वैसे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ले आती है। कभी ऐसा जीवन में आता है कि हमारे पास में हर चीज़ की संपन्नता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती है जिससे निकल पाना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। उस समय हमारी एक परीक्षा की बात आती है। परीक्षा परीक्षा आती है। जैसे एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में गुजर रहे थे। तो एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मैं तो अब पारंगत हो चुका हूँ, मैं भी पूरी तरह से सीख चुका हूँ। मुझे भी ध्यान कराने के लिए मैं भी कराना चाहता हूँ। फिर एक शिष्य और आया। तो जितना शिष्य आए बुद्ध के पास में, बुद्ध ने सारे लोगों को गांव, अलग अलग गांव में भेज दिया। कुछ दोस्त, कुछ एक ने ए नंबर गांव में गया, बी नंबर गांव में गया, सी नंबर गया, ऐसे ही अलग अलग जो शिष्य थे बुद्ध के, वो अलग अलग गांव में चले गए। जब वो गांव में गए तो वो लोग धोती कुर्ता पहन करके गए वहां पर खाली पैर, और भीख मांगने के लिए गए। तो लोगों ने उनकी बहुत ही उनकी बेइज्जती की, उनकी बहुत ही इंसल्ट किया, और उनको वो सह नहीं पाए, उनको पत्थर से भाग मारने लगे। तो उनको क्रोध आने लगा। वो लौट के आए, कहे देखिए ना कैसे उदंड लोग हैं ग्रामीण वाले, जो हम पे पत्थर चला रहे हैं, हमें उल्टे सीधे बोल रहे हैं। तो बुद्ध ने बोला कि मैंने इसलिए ही भेजा था कि तुम्हारी परीक्षा का मैं देख सकूं कि तुम परीक्षा में अभी पास हो पा रहे हो कि नहीं। तो इससे तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें अभी बहुत सारा चीज़ें सीखनी बाकी है, क्योंकि तुम अभी ये असफल हो पाए हो। तो ज़िंदगी में हर बहुत सारी परीक्षा आती है, जिसमें हमें परीक्षा में पास करनी ज़रूरी होती है। तो उस परीक्षा को पास करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, वो होती है हमारा धैर्य, साहस। धैर्य और साहस और परीक्षा को पार करने के लिए सबसे बड़ी और भी चीज़ होती है मन का शांत होना। जो मन आपको शांत है, जो मन आपका पवित्र है, जो मन आपको
शांत और पवित्र है, वो दूरदर्शी है, वो सॉल्यूशन निकालने वाला आपका मन है। मन क्या है? मन एक मेमोरी है जो आपके बचपन से जो एक मेमोरी इमेज क्रिएट किया उस उस तरीक़े से है। तो चलिए हम आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिए गए हैं वो है 12.25 × 10⁻, और आपसे पूछा गया है कि हाउ मच करेंट, आपको मालूम है I = Q/T होता है, और इसी को हम N × T/T लिखते हैं। और जब इसे हम ऐसा लिख रहे हैं और n की वैल्यू हमारे पास 12.25 × 10⁻16 है, और e की वैल्यू आपको 1.6 × 10⁻19 है, और यहाँ से हमने t की वैल्यू लिखी, टाइम दिया गया है टाइम फॉर 1 सेकेंड। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो I की वैल्यू आपको 18.6 मिली एम्पियर के करीबन है, जो कि आंसर में राइट दिखाई दे रहा है। आगे का प्रश्न और देखिए, आगे बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउटपुट रिगार्डिंग द ओम्स लॉ। इसमें से कौन सा सिमिलर नहीं, कौन सा इसके अपोजिट है। ऑड वन आउटपुट मतलब अपोजिट है, मतलब देखिए कंडक्टर क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। डीसी सर्किट ओम्स लॉ में होता है, हाई वोल्टेज ओम्स लॉ में होता है। तो जो इसमें से नहीं फॉलो कर रहा वो कौन सा है, आपको वैक्यूम ट्यूब है। आगे का प्रश्न को हम देखते हैं। आगे का प्रश्न है, ये भी शानदार प्रश्न है। ये देखिए इस प्रश्न में क्या है आपके पास में, ये दो जो आपके पास में कैपेसिटर है वो दोनों पैरेलल में लगे हैं, और यहाँ से जब हम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू होती है C माइक्रोफैराड प्लस C माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैराड। ये क्या हो गया, आपको दोनों जो है पैरेलल में लगे। अब हम C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल्स टू देखेंगे, तो ये क्या हो गया 6 × 12 अपॉन प्लस ऑफ 12 की वैल्यू जो आ जाती है आपको, वो आ जाती है 72 अपॉन 18, 18 चौक 72। आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट वैल्यू है 6 माइक्रो फैराड यहाँ पर आ गई। तो बोल रहा है फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसमें क्या बोल रहा है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक देगा। तो हम जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू होता है कैपेसिटर के 1/2 CV²। तो आपके पास में वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू आपके पास में 4 माइक्रो है, फैराड है, तो 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर इंटू 400। वैल्यू जो आ गई है आपको, वो हो गई 200 इंटू 8 10⁻⁻12। वैल्यू आ गई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1600 इंटू 10⁻⁻12 की लगभग आंसर आएगी एनर्जी की। भाई हाफ स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी आ गई 400, 400 इंटू 1600, और 1600 को हमने किया तो 32 आया है 0 तो यहाँ से मैंने, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने किया इक्वल्स टू आ गई है, ये हो गया 200 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻12 की वैल्यू हो गई आपको 32 इक्वल्स टू आपको हो गया 3200 इंटू 10⁻⁻12। कितना आ गया है 3200 इंटू 10⁻12, और ये पूछ रहा है जूल, आपको पूछ रहा है कि आपको जूल में कितनी एनर्जी होगी। तो इसकी आंसर 0.32 हम लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर राइट हुआ। आगे का प्रश्न को देखिए, यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर ट्रू फॉर 3.9 किलो रजिस्टर यूजिंग द कलर कोडिंग टेक्निक। आप देख रहे होंगे प्रश्न को, यहाँ पर दिया हुआ है 3.9 किलो रजिस्टर दिया हुआ है, और पूछ रहा है बाय यूजिंग द कलर कोडिंग टेक्निक, मतलब रजिस्टर की वैल्यू 3.9 ये दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 3.9 × 10⁻, आपको मालूम है कि हम लिखते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन फेरी
गुड वाइफ। 0 1 2 4 5 6 7 8 9। यहाँ से देखिए तो हमारा लिखा हुआ यहाँ पर क्या 3, तो 3 में हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज 2 में आ रहे हैं, एक यहाँ पर भी आ रहा है ऑरेंज। फर्स्ट आपको ऑरेंज आना चाहिए, एक ऑप्शन ये दिखाई दिया और दूसरा ऑप्शन यहाँ दिखाई दिया। आगे आपको क्या है 9 है, तो 9 में क्या है आपको डब्लू है, डब्लू मतलब वाइट है, और यहाँ पर क्या है ग्रीन है। ग्रीन किसके लिए है 8 के लिए है, और ये क्या है 9 के लिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने ऑप्शन सी से निकाल लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3.9 इंटू 10 टू पावर 3.9 इंटू के, 3.9 के मतलब 3.9 इंटू 10 टू पावर 3 यहाँ लिखा हुआ है। और 3 का मतलब यहाँ पर होता है, इससे देखते हैं तो ऑरेंज होता है। तो फर्स्ट में क्या है ऑरेंज, तो दो ऑप्शन सी और डी में ऑरेंज आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। अगेन क्या है 9, तो 9 हमने देखा तो 9 आपको व्हाइट में आता है। ऊपर में क्या है ग्रीन और दूसरा क्या है व्हाइट। ग्रीन किसके लिए है 8 के लिए है, और व्हाइट किसके लिए है 9 के लिए है। इसलिए हमने ऑप्शन से क्या निकाला ऑरेंज और व्हाइट, तो जिसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो गए। आगे का क्वेश्चन है स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज मेड ऑफ विच मटेरियल। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस किस मटेरियल से मिलकर बनता है। तो आंसर है मैग्नीन एंड कॉपर। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस की हम स्टडी हम कहाँ करते हैं जब हम मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट में हम वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट। और वोल्टेज और करंट मेजरमेंट में हम मल्टीप्लायर का स्टडी करते हैं, मल्टीप्लायर। और इस मल्टीप्लायर का यूज हम क्यों करते हैं, हमारे पास में करंट को बढ़ाना है, करंट की वैल्यू को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है पैरेलल में रेसिस्टेंस को लगाना पड़ता है। सपोज ये हमारा एक रेसिस्टेंस है, तो हम इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को लगा देते हैं, जिसके कारण से हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो एक्सटेंशन है करंट की एक्सटेंशन हो जाती है, वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। इसकी फार्मूला हम लिखते हैं कि आर एम इज इक्वल्स टू आर एस एच अपॉन m-1 यहाँ पर। लेकिन वोल्टेज के केस में जब एक्सटेंशन करनी रहती है तो हम क्या करते हैं सीरीज में रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो वोल्टेज के केस में हमेशा रेसिस्टेंस को कहाँ ऐड करते हैं सीरीज में, जबकि करंट के केस में हम हमेशा रेसिस्टेंस को किस में ऐड करते हैं पैरेलल में ऐड करते हैं। तो इसको याद करना है। तो हमेशा आपको जो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस है वो किससे मिलकर बनता है मैग्नीन और कॉपर से मिलकर के बना करता है। आगे का क्वेश्चन को देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। यहाँ किसकी वैल्यू बतानी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे हम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको देखेंगे और फिर बाद में ये देखिए C1 और C2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हम लिख सकते हैं C1 इन अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ 20 इंटू 30 अपॉन 50। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ की वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 12 माइक्रो फैराड। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, अब आगे देखें तो आपको C इक्विवेलेंट 2 को निकालना है। तो ये क्या हो गया C3 प्लस ऑफ C इक्विवेलेंट 1, और इसकी वैल्यू आ गई 20 प्लस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 32 माइक्रो फैराड। कितनी आ गई 32 माइक्रो फैराड आ गई। अब देखिए आपके पास में 3 हो गए कैपेसिटेंस, तीनों क्या हो गए सीरीज में हो गए। तो इसको फाइनल जो हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कितना आ गया 32। इसको जब हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर हमने देखा तो इसकी आ गई 5 माइक्रो फैराड। अब कैलकुलेट किए तो फाइनल 32 इंटू 5 अपॉन 32 प्लस ऑफ 5, इसकी वैल्यू आ गई 5 दूनी के 10, 5 के 15 और 60 अपॉन 37। तो हमने जब हम कैलकुलेट किए तो इसकी आंसर जो आ रही है अप्रोक्स 160, मतलब हमने 37 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 और 48 148 आपकी आई है यहाँ पर 148 आया 12 और 12 37
140 की वैल्यू आ गई आपको 47.32, ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। पहले हमने देखा कि ये दो C1 और C2 जो है कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। और जब भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हुआ करते हो, इक्वेशन क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। अगेन हमने देखा कि ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसके साथ पैरेलल में, तो डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देते हैं, इसका इक्विवेलेंट प्लस ऑफ C3। अगेन हमने देखा कि C4 और C5 कैसे सीरीज में है, और जब भी कोई सीरीज में कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C4 इंटू C5 अपॉन C4 प्लस ऑफ C5। इसकी वैल्यू क्या आती है, 5 माइक्रोफैराड। अब ये टोटल ये जो है और साथ में ये जो है वो कैसे कनेक्ट हो गए हैं, सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। और इसकी जो वैल्यू हमने निकाला है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आपकी आई है, उसकी जो वैल्यू है वो आई है आपको 4.32 माइक्रोफैराड। इसमें आया है माइक्रोफैराड। तो आपको हमेशा, हमने कल बताया है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, पहला क्वेश्चन देखना है कि आपको यूनिट जो दिया है किस में दिया गया है, फैराड में दिया है, मिली फैराड में दिया है या माइक्रो फैराड में दिया गया है, कैसे आपको वो निकालने के लिए बोला है। और मिस्टेक हम मैक्सिमम हमने कल बताया था कि तीन तरीका का मिस्टेक होते हैं। एक पहला जो है मिस्टेक वो रीडिंग मिस्टेक हुआ करता है। हम केयरफुली जब हम नहीं रीड करते हैं तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। सपोज हमसे कैलकुलेट करने के लिए करंट बोला है और हमें ध्यान में वोल्टेज आ जाता है, केयरफुली हम रीड नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम गिवन जो डेटा है उसको नहीं लिखते हैं। अगेन जो हमारा मिस्टेक होता है वो मिस्टेक होता है हमारा कैलकुलेटिव मिस्टेक। हम कैलकुलेशन तो करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए कभी हम 0.32 तक ही रख देते हैं, आगे कभी कुछ रख रहता है 321 325 तक कभी ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है कि आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट रखे गए हैं, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। तो ऑप्शन को भी बहुत केयरफुली ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन भी आपके बहुत ध्यान में रखने के लिए है। हमेशा आपको पॉइंट के बाद का नंबर को देखना है, कितने डिजिट रखे गए हैं, 2 डिजिट है आफ्टर पॉइंट या 3 डिजिट में रखे गए हैं। अगेन जो मिस्टेक आप कर सकते हैं वो मिस्टेक है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप देखिए कि आपको जो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है उसको किस में कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, कि माइक्रो में बोला जा रहा है, मिली में बोला जा रहा है या नॉर्मल यूनिट में बोला जा रहा है। इसलिए सबसे पहले चीज़ है कि क्वेश्चन को पढ़ें केयरफुली, मिस्टेक को कम से कम करें, कैलकुलेशन को आराम से करें और देखिए कि कितने डिजिट आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट तक बोला है रिजल्ट को लाने के लिए। आगे का प्रश्न को देखें हम। आगे का प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसकी आंसर है आपको क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर इनटू ए अपॉन डी। इसकी होती है, जो ऑप्शन दिखाई देगा वही राइट होगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर को हम नॉर्मली ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ई क्या है, परमिटिविटी है। ई नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए एयर, रिलेटिव परमिटिविटी एयर की क्या होगी। आपको हमेशा ई आर की वैल्यू क्या रखना है, एयर 1, और ई नॉट की वैल्यू हमेशा याद रखना है, की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हमेशा याद रखना है। कभी कभी ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डायरेक्टली वैल्यू पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कभी लिख देगा 8.854 इंटू 10⁻⁻13, एक बार लिख देगा 8.854 इंटू 10⁻⁻10, आगे रख देगा ऑप्शन 8.854 इंटू 10⁻⁻9, एक बार ऑप्शन दे देगा 8.854 इंटू 10⁻⁻8। तो हमेशा आपको याद रखना है जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ई आर जो होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होती है।
और ई नॉट इंटू ई आर को हम केवल नॉर्मल इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, राइट है। डी क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि पैरेलल प्लेट क्यों बोला गया। आप तो क्वेश्चन समझ पाते होंगे कि कैपेसिटर बोला गया है कि कैपेसिटर हैविंग अ टू पैरेलल प्लेट। इसका मतलब क्या है, ये एक प्लेट है, इसी के पैरेलल में हमने एक प्लेट रख दिया और इसलिए इसका नाम बोलते हैं हम लोग टू प्लेट्स। प्लेट नंबर 1 एंड अगेन इज द प्लेट नंबर 2। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है और क्या है, कुछ दूरी पर है। इसके बीच में कुछ एयर हो सकता है, इसके बीच में आपको कोई लिक्विड हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग इसके ई आर को हम डिसाइड किया करते हैं। डी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डी को यदि हम बढ़ाते हैं, यदि दूरी को हम प्लेट की दूरी को कम करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है। यदि दूरी को हम बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी घट जाती है। तो दो प्लेट रखा गया है, वो प्लेट जो है कुछ दूरी पर रखा जाएगा। यदि दूरी बहुत ज़्यादा आप रख देते हैं तो प्लेट के बीच की, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो पैरेलल प्लेट का वो घट जाएगा। लेकिन दूरी को आप कम कर देते हैं दो प्लेट के बीच के, तब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है, कैपेसिटर से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है किस तरीका का आपका एलिमेंट, एक्टिव है या पैसिव है या बोथ है या नन ऑफ दी एबव है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा आपको रखना है कैपेसिटर इज अ ऑलवेज अ पैसिव एलिमेंट। जो पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि कैपेसिटर का एक ही काम है, एनर्जी को स्टोर करना। आगे आपसे सवाल पूछ सकता है कि यदि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और पैसिव एलिमेंट है, तो किसके फॉर्म में कैपेसिटर जो है एनर्जी को स्टोर करेगा। आपके पास में ऑप्शन दे देगा, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट और नॉन ऑफ द एबव। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी कैपेसिटर होता है एनर्जी को स्टोर करता है द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अगेन आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि जब वो स्टोर करता है चार्ज, कैपेसिटर का क्या काम है, स्टोर करना चार्ज। इसका मतलब आप समझते होंगे कि एक कैपेसिटर है, जब उसको डीसी सर्किट के साथ हम लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या है आपका, वो करंट को फ्लो करने नहीं देता है, क्योंकि ड्यूरिंग द डीसी सर्किट जो आपका रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होने के कारण से जो कैपेसिटर से जो करंट फ्लो करता है वो कितना फ्लो करता है, जीरो होता है। तो करंट जो जीरो फ्लो कर रहा है, जो करंट इससे जब डीसी सर्किट से हम लगाते हैं और करंट जो फ्लो कर रहा है जीरो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि चार्ज इसके बीच में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। चार्ज किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, डीसी के फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो चार्ज स्टोर हो रहा है, वही चार्ज क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। चार्ज जो स्टोर होता है उसके कारण से एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है और वो एनर्जी क्या हो जाती है, 1/2 CV² हो जाता है। ये सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि ओम्स लॉ को कैपेसिटर फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। तो हमेशा बोलना है कैपेसिटर जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि ये हमेशा एक लीनियर एलिमेंट्स होता है। जब कोई लीनियर एलिमेंट्स है तो वो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल एज वेल एज बाईलेटरल एलिमेंट्स होगा ही होगा। ओम्स लॉ है तो लीनियर है, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा और ग्राफ जो है वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। हमेशा आपके प्रश्न में यदि 4 ग्राफ दिए रहे, एक पाराबोला, हाइपरबोला और एक लीनियर, लेकिन वो लीनियर कहाँ से पास होनी चाहिए, आपको ओरिजिन से पास होनी चाहिए। दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स और दूसरा होती है वाई, और एक्स और वाई के बीच में ये आपका ओरिजिन होता है। और ग्राफ यदि आपका ये आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तब जा करके आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर ग्राफ एंड ग्राफ द लाइन इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमेशा इंडक्टर और कैपेसिटर का जो केस आता है, उसके केस में हम हमेशा देखते हैं कि ग्राफ हमारा पास होता है फ्रॉम द ओरिजिन। आगे के प्रश्न को देखें। आगे का प्रश्न है
what will be the voltage of the battery connected to a parallel plate capacitor with a air as a dielectric having the plate area of 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया आपको दी हुई है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 mm। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 2 mm दिया हुआ है, और चार्ज दिया हुआ है आपको एट 8 पिको कूलम। और पूछ क्या रहा है? वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है कितना वोल्टेज होगा। हमको मालूम है फॉर्मूला इक्वल टू होता है Q इक्वल टू सी ऑफ V। तो आपको मालूम है कि C यहाँ से निकालना है, तो C निकालने के लिए हमारे पास तरीका है एप्सिलॉन नॉट क्या A अपॉन, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है एयर, एयर है इसलिए हमने बताया कि इन केस ऑफ एयर ER इज इक्वल्स टू 1। ER कितनी वैल्यू हो जाती है? 1 की वैल्यू हो जाती है, इसलिए ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू, इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, और इसको हम 2 इंटू 10⁻³ रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको? ये आ गया 6 इंटू 10⁻4 अपॉन 2 इंटू 10⁻, की जो वैल्यू आई है वो इक्वल्स टू 8.854 इंटू 3 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक जो मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ आपको। आगे क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या बोला इक्वल्स टू Q की वैल्यू है कितनी 8 इंटू 10⁻12। यहाँ पर भी है 8.854 इंटू 3 टू 10⁻12 टू 10⁻⁻4। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो V इक्वल्स टू आपको आई है 8 इंटू 10⁻4 अपॉन 8.854 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको अप्रोक्स 24 और 80, 24 दिया 72, यहाँ 3 दिखाई दे अप्रोक्स। ऑप्शन नंबर ए आपको लगभग लगभग सही होनी चाहिए। आपकी जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होना चाहिए। आगे का प्रश्न है एमीटर रीड 0.5 एम्पियर व्हेन connected in series with an unknown resistance and voltmeter connected across the end of same resistor shows a 50 volt। कितना करंट शो कर रहा है? I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर शो कर रहा है, अब वोल्टेज आपको शो कर रहा है 50 वोल्ट। देन द वैल्यू डेट द रेसिस्टेंस, वैल्यू बोल रहा है रेसिस्टेंस का, डायरेक्ट R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। अब V की वैल्यू क्या है 50 अपॉन 0.5, है तो R की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 500 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 100। ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्ट मीटर, बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है वोल्टेज, एमीटर क्या मेजर करता है करेंट, मल्टीमीटर क्या मेजर करता है कुछ भी वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करेंट, तीनों को हम मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, कुछ भी वो मेजर कर सकता है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर, अब आपके पास में वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर तो आपको उसके पास में इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये तो आपके पास में मालूम होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर है उसकी इंटरनल असिस्टेंस कितनी वैल्यू होती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर की इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, इंटरनल असिस्टेंस आपके पास में जो वोल्ट मीटर हुआ करता है पैरेलल में कनेक्टेड हुआ करता है, उसकी हम वैल्यू हमेशा आपको कितनी रखेंगे आप ये बता सकते हो, इन्फानाइट रखते हैं। जबकि जब हम एमीटर रखते हैं उसकी इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू को हम कितना रखेंगे 0 रखते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल असिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू कितनी जो होता है, जबकि करेंट सोर्स होता है उसकी इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है इन्फानाइट होती है। दोनों अपोजिट आपको रखना है।
वोल्ट मीटर के केस में इंटरनल रेसिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर के केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है पैरेलल में कनेक्टेड होता है, इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और जो एमीटर का केस होता है उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है 0 हुआ करती है। लेकिन जब हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 और करंट सोर्स की में इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। तो ये आपको याद करनी है इंटरनल रेसिस्टेंस। 4 चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको यहाँ लिख लेना है। पहला, इन केस ऑफ वोल्ट मीटर इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, और इन केस ऑफ एमीटर internal resistance but is of voltage source internal resistance is 0 and is of current source internal resistance is finite। ये 4 जो है इंटरनल रेसिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि वोल्ट मीटर के केस में इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है और वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है 0 हुआ करती है। हमेशा इसको याद रखना है, हमेशा आपको इसे याद करके रखना है कि कितनी वैल्यू इसके होते हैं। आगे का प्रश्न हम करें। आगे का प्रश्न है आपको, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर placed in a air if the area of the parallel plate is 2 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया दिया हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन है, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और प्लेट के बीच की दूरी दी हुई है 0.02 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस की वैल्यू फैराड में। देखिए यहाँ पर यूनिट पहले दिया तो एग्जाम में बहुत ही ध्यान देना है। यहाँ फैराड है, कभी कभी माइक्रो फैराड दे दिया जाएगा, यहाँ फैराड है, ज्यादा चीज नहीं सोचना है। एप्सिलॉन नॉट ER अपॉन टी, इसके दिया है, एयर दिया है। आपको बताया एयर के केस में एयर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8.854 -12 इंटू ER की ए की वैल्यू कितनी है आपको 2 और इसकी वैल्यू क्या है 0.02। तो यहाँ से हमने देखा तो 8.854 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू क्या आई 10 आया है। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे प्रश्न आपने देखे होंगे, बहुत सारे प्रश्न जो है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ER A इंटू डी पे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन क्या है 8.854 इंटू 10⁻²। इसको कैलकुलेट करने में जो आपको समय लगे वही महत्वपूर्ण होता है, अदरवाइज कोई भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है। फिर से हम थोड़ा परीक्षा पे बात करना चाहेंगे। परीक्षा देखिए, परीक्षा का आज भारत सरकार 2 चरणों में परीक्षा ले रही है। एक है आपको प्री और दूसरा ले रही है मेंस, मतलब टीयर 1 और दूसरा परीक्षा ली जाती है टीयर 2। आज से आप 10 साल पहले जब देखेंगे जितने भी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर जो भी एग्जामिनेशन हुआ करती थी, वो सारे एग्जामिनेशन में एक ही चरण में परीक्षा हुआ करती थी, उसी पे बेस पर सिलेक्शन हुआ करता था। लेकिन बच्चों के बढ़ने के कारण से कंपटीशन भी बढ़ा और कैसे बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाए, कैसे बच्चे को कैसे किया जाए, तो एग्जामिनेशन को 2 चरणों में दे दिया गया। एक चरण आपको दे दिया गया टीयर 1 और दूसरा चरण दे दिया गया टीयर 2 दे दिया गया। टीयर 2 में आपने देखा कि टेक्निकल रखे गए और टीयर 1 में आप नॉन टेक्निकल रखे गए। लेकिन इस ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, यदि आपको टेक्निकल कंप्लीट हो चुकी है तो आप नॉन टेक्निकल में हिस्ट्री ज्योग्राफी आप आराम से इसको लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए परीक्षा बहुत ही बड़ी चीज़ें नहीं होती है, धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा होती है कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम कैसे लिख रहे हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी को पढ़ते हैं, सपोज हम
आज सेट 1 लगाते हैं या किसी नोट्स को पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव को, हो सकता है कि 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएँ तो उस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हम सही-सही लगा लें। लेकिन 5 क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम में आ जाएँ। उस 5 क्वेश्चन को हमको नोटबुक में लिख लेना है कि उस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, अच्छे से पढ़कर। अगेन फिर हम 20 से 40 लगाते हैं, हो सकता है कि हमारा उसमें 6 क्वेश्चन में मिस्टेक, फिर हम 6 क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। अगेन हम फिर 20 में लगाते हैं तो 4 क्वेश्चन में 4 को लिख, तो टोटल 14 क्वेश्चन में मिस्टेक हुए हैं जो 60 में है। ऐसे ही सपोज़ 100 क्वेश्चन का सेट है और 100 क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ामिनेशन में, कुछ वन डे एग्ज़ामिनेशन में, और आपने जो मिस्टेक किए हैं टोटल कितने 20 किए। नंबर कितने आए आपको 80 आए और उसको हम नेगेटिव में दिए तो 4 नंबर आप नेगेटिव लिए तो 76 मार्क्स आपके आए। जो 76 मार्क्स आपके आ रहे हैं निकालने के बाद उसको हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज़ हमने 4 जो मिस्टेक किए हैं, हो सकता है कि पढ़ा हुआ हो, तो सिली मिस्टेक तो हो सकता है उसको हमको ध्यान नहीं हो, एग्ज़ामिनेशन में हो जाता है, हमको आगे से मिस्टेक नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन जैसे सपोज़ हमारे पास में 20 में से 15 ऐसे प्रश्न हैं, जो हमने नहीं पढ़ा है। तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ से हम उस क्वेश्चन को यदि प्रश्न का उत्तर माँगे, तो प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं। उस पत 15 क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन फिर से हम उस वहाँ लिखें और क्या कारण था उसको लिखें, क्या इसका उत्तर हो सकता है, तो हमारा हो सकता है कि अगली बार उस मिस्टेक को हम ना करें। वैसे ही हम सेट 2 लगाएँ, वैसे ही हमारे सेट 2 में 18 मिस्टेक हो, तो ऐसे ही एक श्रृंखला यदि मान लीजिए आप पूरे 1 साल में लगभग 100 सेट लगाते हैं और पूरे 100 सेट में आपके पास जो मिस्टेक आता है वो तो टोटल 2000 मिस्टेक्स आते हैं। 2000 मिस्टेक्स में आपको जो आंसर लिख रहे हैं, रिवीजन करते रहते हैं, इस 2000 जो मिस्टेक हुए हैं और आप जब इसको एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो दोबारा आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो इसी तरह से एग्ज़ामिनेशन को निकाली जाती है कि पहले आपके पास नोट्स होना चाहिए और आपको दोहराना किसको है, ये 2000 क्वेश्चन को। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व पहली बार में कर दिया, जिसको आता है वो तो कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रश्न आपने मिस्टेक किया है, जिसका आपने सॉल्यूशन लिखा है, उसको बार-बार आपको एनालिसिस करना, रिवाइज़ करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो परीक्षा में सबसे पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले जो आसान है, पहली बार जब हम तैयारी करते हैं तो पहले आसान चीज़ों को देख लें। आसान चीज़ें को देख लें, कौन-कौन सी सब्जेक्ट हमारे लिए आसान है। तो जो सब्जेक्ट आसान है, जिस चीज़ को हम नंबर ला दे रहे हैं, उसको साइड कर लें। अब है मीडियम, जिसमें थोड़ी-सी ध्यान देने के बाद में हमारी इम्प्रूव हो जा रही है। हमें स्पीड चाहिए, स्पीड इम्प्रूव कर ले रहे, एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी कर रहे, थोड़े टेस्ट दे करके, थोड़े मॉक टेस्ट ऑफलाइन, ऑनलाइन देने के बाद कुछ प्रश्न अब होते हैं, इसमें हमें सच में तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा किताबों का मेहनत करना। तो सबसे ज़्यादा हम उस पे ध्यान दें कि हमारा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, कैसे सॉल्यूशन को हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम रीज़निंग तो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हमारा मिस्टेक होता है अरिथमेटिक्स में। कुछ सवाल इतने तेज़ी से पूछे जाते हैं, जो हम तुरंत नहीं कर पाते हैं। एवरेज के हो, परसेंटेज के हो, सीएमसीआई के हो, कॉस्ट प्राइस के हो, सेलिंग प्राइस के हो, ये सब सारे प्रश्नों को हम नहीं देख पाते कि ये क्या पूछ रहा है। हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्नों को जो नहीं आ रहा है, तो हमें अरिथमेटिक्स की स्पीड पे ध्यान देना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। पहले हमें हमें ट्रिक पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हमें सॉल्व करने का तरीका ढूँढना चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करें कि ये पहले हमें कन्वेंशनल वे में जाना चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्मल सोचते हैं, उसके बाद में एग्ज़ामिनेशन में जैसे ट्रिक में पूछे जाते हैं, तो ट्रिक पे जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही ध्यान देना है, तभी जा कर के सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, हर बच्चे को कुछ न कुछ नया चीज़ें आती है। इसलिए आप कॉम्पिटिशन को आपको अपने स्ट्रैटेजी वे में तैयारी करें और जो नहीं आता उस पे ज़्यादा ध्यान दें, कि कैसे इसको अच्छी तरीक़ा से सॉल्व करें। तो आगे प्रश्नों को हम बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नॉन एज एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू चार्ज पार्टिकल टू डू अ वर्क इज नॉन एज, क्या इसका नाम है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डिफिनेशन होता है? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लाने में, उसको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और तो एबिलिटी टू चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क, जो वर्क करने में जो एबिलिटी लग रहा है, जो क्षमता लग रही है, जो साहस लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सपोज मान लीजिए ये
ए है और ये क्या है हमारा बी है। यहाँ पर हमारा चार्ज क्या लिखा गया है, इस क्यू को यहाँ से ए से बी लाना है हमें। तो क्यू को जो हम पकड़ के ए से बी की तरफ ला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बल लगना पड़ता है। बल लगेगा, फोर्स लगाइएगा आप कुछ ना कुछ, और इस फोर्स के कारण से आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इस वर्क के कारण से कुछ ना कुछ आपको एनर्जी लगेगा ही लगेगा। तो जिस फोर्स के कारण से क्या लगता है, वर्क होता है, फोर्स लगाना पड़ा मतलब पकड़ के आप ला रहे हो, इसके कारण से वर्क करना पड़ा, वर्क है तो एनर्जी है। तो इसलिए इसकी आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एसएसई 2008 में, ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते थे। आगे का सवाल देखें, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है। तो आपको मालूम है, हमने बताया कि R इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन आर। क्या है आपका रेसिस्टेंस, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, और ए क्या है आपका एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या है आपका एरिया। तो हमने देखा कि सपोज हमने एल की यूनिट को एम लिया है और एरिया की यूनिट एम स्क्वायर, और आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ हमने लिखा ओम, यहाँ रो, यहाँ है हमारा एम, और यहाँ क्या है एम स्क्वायर, कट कर दिया यहाँ से। तो रो इक्वल टू क्या हो गया ओम, मतलब ओम मीटर। ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी है ओम मीटर है इसका ऑप्शन आंसर। इसका आंसर क्या है ओम। आइए आगे प्रश्न को देखिए, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ऑल कंडक्टर के लिए, जितने भी कंडक्टर है वो सारे के लिए, ऑल नॉन लीनियर डिवाइस के लिए, ऑल टेम्परेचर्स के लिए, ऑल मेटल्स के लिए। इसमें आंसर क्या है, जितने भी आपको कंडक्टर है उसके लिए होते हैं। क्या हमने बताया कि ओम्स लॉ इज ऑलवेज फॉलो द लीनियरिटी। क्या नॉन लीनियर डिवाइस के लिए होंगे, नहीं। तो नॉन लीनियर डिवाइस में क्या आ जाता है आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब क्या है आपका नॉन लीनियर डिवाइस हुआ करता है। लीनियर डिवाइस से पूछा जाए तो क्या है आपका रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये क्या है आपका लीनियर डिवाइस हुआ करता है। नॉन लीनियर और लीनियर में समझ में आ गया। तो जो डायोड, रेसिस्टर और वोल्टेज रेगुलेटर है ये क्या है आपका नॉन लीनियर डिवाइस हुआ करता है। इसका मतलब है ये ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा। तो जो यहाँ लिखा है ऑल नॉन लीनियर डिवाइस, इसका मतलब है कि नॉन ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्शन नंबर गलत है। ऑल टेम्परेचर, कोई भी मतलब सवाल ही अधूरा है। ऑल मेटल, ऑल कंडक्टर, ऑल मेटल, हम मेटल पे ना जा करके कंडक्टर पे जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट है। आगे के प्रश्नों को देखिए, आगे लिखा नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज, बता सकते कितने होता है, इसका ऑप्शन शायद डायरेक्ट ए, ऑप्शन ए इसका 7। आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन सेम व्हेन द लेयर ऑफ टेफ्लॉन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें से क्या चीजें आपकी समान रह जाएगी, जिसमें कोई भी चीजें नहीं बदलते हैं। तो जैसे इसमें है क्या, T इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यही लिखते हैं ना। अब डिस्टेंस को हम चेंज कर लिख रहा है कि रिमेन सेम व्हेन द लेयर ऑफ टेफ्लॉन को आपने इंसर्ट किया है बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप इसका बता सकते हैं आंसर क्या है, इसका एक ही चीज होगा, इसका ऑप्शन होगा बी चार्ज। चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता है। चार्ज ही एक ऐसा है जो रिमेन्स कांस्टेंट हुआ करता है, चार्ज में किसी भी तरीका का आपका बदलाव नहीं हुआ करता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ करता है। तो चार्ज जो होता है जब भी कोई इंसर्ट करते हैं किसी भी चीज को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, सबसे पहले कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस के चेंज होने कारण से
जो आपका पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो 1/2 CV², लेकिन चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ करता है। चार्ज में किसी भी तरीका का हम बदलाव यहाँ पर नहीं देखा करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपेसिटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है टाइप ऑफ कैपेसिटर नहीं है। इसमें कौन जो है टाइप ऑफ कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, वायरवुड जो है आपका कैपेसिटर टाइप का नहीं है। ये सब सारे वन लाइनर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे और ये सब सारे सवालों का आपको जवाब देने आना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। आगे पोटेंशियल एट पॉइंट, तो आपको मालूम होना चाहिए इज इक्वल्स टू आपको dV बाई आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। जैसे हम लिखते हैं E डॉट dl, समझ में आ गया। और V इक्वल्स टू लिखते हैं हम E डॉट dl, यहाँ लेकर जाएंगे। ये हम मान लेते हैं, इसको हम dV अपॉन dl ले लेते हैं और इसको इधर ले जाएंगे। ये हमारा हो जाता है E डॉट dl। ये क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। dV अपॉन dl इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। आगे देखिए, बोल रहा कि फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ। अब पूछ रहा है इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। एल यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। एल इज इक्वल्स टू होता है म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, इसकी फॉर्मूला होती है। और एल क्या है, एक लीनियर डिवाइस है, लीनियर एलिमेंट है। एनर्जी स्टोर कितना करता है, 1/2 LI²। किसको फॉलो करता है, फैराडेज लॉ को। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडेज लॉ पे काम करता है। क्या ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यस, फॉलो ओम्स लॉ। इसको फॉलो करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसको फॉलो कर रहा है, आपको ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपसे कुछ देर पहले बताए थे कि हमने 3 पैसिव एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। पहला करते हैं हम रसिस्टर के बारे में। तो रसिस्टर क्या है, एक ऐसा पैसिव एलिमेंट हुआ करता है जो एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है। एनर्जी को डिसिपेट करने का मतलब क्या है कि सपोज करंट आपको रसिस्टर से पास हो रहा है, तो जब भी करंट रसिस्टर से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे बल्ब है, आपने बल्ब को जलते हुए देखा है, तो क्या एक बल्ब जो जल रहा है तो हीट उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर की तरफ इमिट हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तभी हम उसको देख पाते हैं। वो क्या रहा है, एक बल्ब से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपके फिलामेंट ऑफ बल्ब से पास हो रही है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। क्योंकि फिलामेंट का काम क्या है, रोशनी देना है। जब करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है और हीट वही आपको एक रोशनी में दिखाई देता है। लेकिन हमारा रजिस्टर क्या है, एक पैसिव एलिमेंट हुआ करता है। उसका क्या काम है, एनर्जी को डिसिपेट करना इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए हम उसे H इक्वल्स टू लिखते हैं I²R इंटू टी। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज कि आपसे मैं एक बार कर देख लीजिए, यदि रसिस्टर की बातें किया जाए और रसिस्टर में बोला जाए कि इन द केस ऑफ रसिस्टर हीट प्रोड्यूस इज I²R इंटू टी, और आपसे ग्राफ बोला जाए H और I के बीच क्या है, I²। इसका मतलब ये ग्राफ ये कैसा है, आपका पैराबोलिक है। कैसा ग्राफ है, ये पैराबोलिक है। और क्या H लिनियरिटी को फॉलो कर रहा है, नो इट नो इट नॉट फॉलो, इट नॉट फॉलो लिनियरिटी। जब ये लिनियरिटी को नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा,
नो, इट नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये क्या करेगा? ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। पहला क्या है, ग्राफ कैसा हमारा? पैराबोलिक है। दूसरा ये फॉलो लिनियरिटी को नहीं कर रहा है। जब लिनियरिटी को नहीं फॉलो कर रहा है तो ये क्या करेगा? फिर से ये ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन आप यहाँ देखिए, आपको ग्राफ जो दिखाई देगा, अब आपको ग्राफ है, जब ये आपको लिनियर नहीं है तो आपको, तो ये कैसा है आपको? नॉन लिनियर। ये कैसा है? ये नॉन लिनियर। ये कैसा है? ये नॉन लिनियर है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आपको देखा जाए, ये कैसा है? नॉन लिनियर। तो ग्राफ हम अब बनाने के लिए बोले, ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? एच और आई के बीच में, देखें ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा है? एच और आई के बीच में पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है। ये तो आपकी एच के बारे में स्टडी हुआ है। और हम जब आर के बीच में लिखते हैं तो अगला जो क्वेश्चन, आर इक्वल्स टू लिखते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये भी देखिए, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, और इसको इधर लाएं, आर माइनस आर नॉट, ये क्या हो गया? आर नॉट अल्फा डेल्टा। अब इसे हमने बाना तो देखिए, ये हो गया आपका आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, यहाँ क्या है? अल्फा डेल्टा। अल्फा को हमने कांस्टेंट बोल दिया। अल्फा को हमने क्या बोल दिया? यहाँ पर कांस्टेंट बोल दिया। जब हमने अल्फा को कांस्टेंट बोला और हमने आर माइनस आर नॉट को हम डेल्टा आर लिख दिए, तो ये जो ग्राफ है हमारा डेल्टा टी के साथ में क्या हो गया? लीनियर हो गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि डेल्टा आर अपॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी का मतलब है चेंज ऑफ रेसिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगेन आपको दोहराना चाहता हूँ, द चेंज ऑफ रेसिस्टेंस with respect to resistance is directly proportional to the change of temperature। तो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस जो आर माइनस आर नॉट अपॉन आर है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो चुका है। अब इसके बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बाद में बोलेंगे, तो ये हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस साइड हम डेल्टा टी को रखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा अपॉन आर। तो इसकी जो ग्राफ होगी वो क्या होगी? लीनियर होगी। ये ग्राफ हमारा क्या है? लीनियर होगा। तो ये दो सवाल आपको पूछ सकते हैं, एच और आई के बीच में ग्राफ कैसा है, और दूसरा आपसे प्रश्न आ सकता है डेल्टा आर बाई आर और अपॉन डेल्टा टी के बीच का ग्राफ कैसा है। डेल्टा टी यहाँ पर आपको टाइम ना हो करके, ये डेल्टा टी आपको कैसा है? ये डेल्टा टी आपका टाइम ना हो करके ये कैसा है? ये आपका टेम्परेचर है। ये क्या क्या है? आपका टेम्परेचर है। डेल्टा टी इज टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? आपका टेम्परेचर है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई भी परेशानी है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, आगे का प्रश्न फिर हम दोहराते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पर देखा कि आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज ऑल्सो, और यहाँ पर स्लोप लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम यदि बोले तो। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगेन आपके पास में तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके प्रश्न बन के तैयार हो सकते हैं। ये आपके हैं आगे, और इसी में हम बोले अब अगले जो चीज़ है वो है कैपेसिटर, और तीसरा चीज़ है आपको इंडक्टर। क्या है? कैपेसिटर। और दूसरी में पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा इंडक्टर। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बेसिक का मतलब ही होता है तीन चीज़ें आपको मालूम नहीं। शायद जो हम बेसिक स्टडी करते हैं तो बेसिक में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए करेंट, ये बेसिक है करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस,
inductance active element and passive element again is linear element and non-linear again is dependent and independent source. 9 is practical and ideal source. ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं ये बेसिक में आया करता है। ये जब आपका सारा चीजें तैयार रहता है तो बेसिक में क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस नहीं हुआ करता। जब हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, कैपेसिटर में हम क्या पहला स्टडी करेंगे इसके फॉर्मूले, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कैसा है ये? लीनियर। कैसा है ये? आपने तो क्या होगा, फिर हम इरेज कर देते हैं और आगे इसमें आपको दिखला देते हैं कि आगे क्या हैं। ये कैसा है बोले तो लीनियर, ओम्स लॉ, आगे यहाँ पर है बाई डायरेक्शनल, अगेन ए अपॉन डी इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 CB स्क्वायर, जो फॉर्मूले के नीड आएंगे, Q इज इक्वल टू CB, W इज इक्वल टू QV। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे। अगेन यहाँ पर हम लिखते हैं L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ए अपॉन एल लीनियर ओम्स लॉ बाई डायरेक्शनल पैसिव एनर्जी स्टोर 1/2 LI स्क्वायर। दीज आर द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, और ये जो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपसे मैंने ये आपको करवा दिए हैं। तो देखिए पूछ रहा है द फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ, फैराड किसका एसआई यूनिट है? आपका इंडक्टेंस का। डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फैराड का क्या एसआई यूनिट होता है? इंडक्टेंस होता है। अब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि एन क्यू और एन को कांस्टेंट रखे, क्यू म्यू एंड एन इज कांस्टेंट, एल इज डायरेक्टली ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। समझ में आ रहा होगा। और यदि हम इसको केवल म्यू को कांस्टेंट रखें, इन ए अपॉन डी कांस्टेंट, एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एन स्क्वायर, और जो ग्राफ आपको बन के आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा? एल और म्यू के एन के बीच में पैराबोलिक। ये सारा चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे सवाल इस पे बेस्ड आपको आ सकते हैं। और एन का क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स। एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स। यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स है और आपको कंडक्टर पूछा जाए तो टर्न इज इक्वल्स टू क्या होता है? याद रखना है Z/2। जेड क्या है आपका? कंडक्टर है। जेड इज इक्वल्स टू कंडक्टर, जेड इक्वल्स टू कंडक्टर। मतलब
यदि कंडक्टर 2 लेते हैं तो टन हमारा कितना होगा 1, मतलब 2 कंडक्टर मिल करके कितना टन बनाता है 1 टन बनाता है। 4 कंडक्टर मिल करके कितना टन बनाएगा 2, 6 टन 6 कंडक्टर कितना टन बनाएगा 3, 8 कंडक्टर कितना टन बनाएगा 4, 10 कंडक्टर कितना टन बनाएगा 5, मतलब जितना कंडक्टर लेंगे उसका हाफ आपको नंबर ऑफ टन्स मिलता है। तो Z/2 का मतलब यही हो गया कि नंबर ऑफ टन्स इज इक्वल्स टू Z/2। इसका मतलब है कि जो भी टन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं कंडक्टर से आते हैं। तो जब कंडक्टर से करंट फ्लो कर सकता है तो टर्न से भी करंट को फ्लो कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि बायवर्ट-सावर्ट लॉ बोलता है कि जब भी कभी किसी भी टर्न से किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड दिस कंडक्टर, कुछ देर के बाद उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड north and south pole is created, and due to formation of north and south pole a magnetic flux is produced and this conductor becomes a electromagnet। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर है, तो जो मैग्नेट परमानेंटली मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल पहले से प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं करेंट को पास करने के बाद उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण से नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट होता है। और अगेन आपको नॉर्थ साउथ पोल के कारण से आपको वहां पर हम क्या देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को ध्यान में देते हैं। आगे के प्रश्न को हम ध्यान से देखें। आगे का प्रश्न है 3 वायर हैविंग अ कंडक्टेंस 2, 3 and 6 महो actually are connected in parallel in a circuit, then the equivalent resistance इस सर्किट विल बी। अब आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस इज अपोजिट टू कंडक्टेंस। मान लो कि R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/R3 की वैल्यू क्या हो गई R2 की 1/3 और R3 1/ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों किससे कनेक्टेड है पैरेलल आया। और जब भी ये आपको पैरेलल में पैरेलल में है, मान लो ये G1 है और ये G है और इसको हमने कनेक्ट किया तो टोटल G इक्वल टू G1 प्लस ऑफ G2 प्लस ऑफ G, और यहाँ से देखे तो 2 + 3 प्लस ऑफ 6, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपको 11। और ऐसे हमने कैलकुलेट किया तो R इज अपोजिट टू G और यहाँ से हमने लिखा है 1/11। ये ऑप्शन क्या है 1/11 इज द 1 ओम्स। आप समझ में आ गया होगा। रेसिस्टेंस इज द अपोजिट ऑफ कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस रेसिस्ट करना, इसका रोकता है करंट के फ्लो को रोकता है। और कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को बढ़ाता है। जो भी मेटल है जो भी कंडक्टर है वो क्या करता है, उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होता है, जबकि रेसिस्टेंस उसको क्षमता जो है रोकने की क्या होती है कम होती है। लेकिन जो भी नॉन मेटल है, जब भी आप देखेंगे इंसुलेटर को, जो भी नॉन मेटल है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, करंट को आसानी से नहीं पास करने देते हैं। इसका मतलब है उसकी कंडक्टिविटी पास करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हुआ करती है। आपको उस दिन मैंने बताया था ना कि 2 तरीके के आपके होते हैं पार्लियामेंट में, हम कहते हैं एक राज्यसभा बोलते हैं, दूसरा क्या है राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है, राज्यसभा लोकसभा एंड स्पीकर से मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बनता है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, बताइए पार्लियामेंट किससे मिलकर के बना करता है, तो हम देखते हैं कि स्पीकर जो है सबसे पहले खड़ा हुआ करते हैं आपके लोकसभा में, वो एक होते हैं। दूसरा आपका लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। और जो लोकसभा है उसमें क्या होता है कि अपोजिशन ऑफ लीडर होता है, उसके लिए क्या चाहिए, टोटल जितने सीटें उसके 10% चाहिए। जैसे टोटल सीटें क्या है 545 और 545 का 10% हम यदि निकालें तो कितना हुआ 54-55 आता है। इसलिए 54-55 जो सीटें जो
जिस पार्टी को असेंबली इलेक्शन में होती है, जिसका लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं 5 साल में, जिसको 10% सीट मिल जाती है टोटल सीटों के, उसका ऑपोजिशन ऑफ लीडर होता है। ऑपोजिशन ऑफ लीडर का क्या काम होता है? ऑपोजिशन ऑफ जो लीडर हुआ करते हैं, जो सत्ता पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो भी को प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी बजट का सेशन चल रहा है, बजट का मतलब क्या होता है कि 2026-27 में जहाँ पैसे को खर्च किया जाएगा, जहाँ पैसा लगाया जाएगा, मान लीजिए हमारे पास में पैसे लगाने के लिए क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है, फिर हमारे पास क्या है, मेडिकल है, स्वास्थ्य है। अगेन ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और रोड, सड़क पे ध्यान देते हैं। इसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट देती है। जैसे गवर्नमेंट नया चीज़ है, सेमीकंडक्टर पे ध्यान देगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर गवर्नमेंट चाहती है कि यहीं पर फैक्ट्री बढ़े, यहीं पर डिज़ाइन हो, यहीं से उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बने, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यहाँ हैं, तो क्या करेगी वो? स्पेस देगी। सबसे पहले क्या, लैंड देगी, कहाँ पर उस प्लांट को बैठाया जा सके। लैंड देगी, उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा? जब तक से हम टावर नहीं लेंगे, कहीं टावर लाना पड़ेगा हमें। फिर अगेन कंडक्टर कंडक्टर हम लेंगे तो क्या पैसे खर्च होते हैं कंडक्टर को लेने में, वायर को लेने, टावर को खरीदने में। फिर जा कर के आपको वहाँ सेटअप बनेगा, सब स्टेशन हम लाएंगे, ट्रांसफार्मर खरीदेंगे, ट्रांसफार्मर लेंगे, तो ये सब में गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो ये सब में भी हमको पैसा गवर्नमेंट पहले से लगा देती है कि जैसे बजट में है कि हम 10% जैसे 2% जो है टोटल बजट का हम जा करके हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम खर्च करेंगे। अगेन जो बजट में जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम अभी एजुकेशन के लिए हम नए नए कॉलेजेस खोलेंगे, आईआईटी अगेन छोटे छोटे जिलों में खोलेंगे, छोटे छोटे जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। अगेन आपकी जो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, क्यों मेडिकल कॉलेज खोलने की बातें करते हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ते जा रही है, आबादी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी, जितने हॉस्पिटल है उतने कामयाब नहीं हो, क्योंकि मरीज बढ़ते हैं, हॉस्पिटल कम होंगी, संख्या बढ़ते चली जाएगी। हॉस्पिटल यदि हम गांव गांव और अपने कस्बे में यदि खुले दिखाई देंगे तो हमें अच्छे चिकित्सा के लिए हमें दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान में गवर्नमेंट को रहता है कि हम ऐसा करें कि जो नज़दीक की जो जगह है, जो कुछ कस्बे हैं, जो आपके है उसमें अच्छे बेहतर हम हॉस्पिटल को खोलें, बेहतर वहीं पर इलाज हो, लोगों को दूर जाना ना पड़े। अगेन गवर्नमेंट जो है तो अगेन शिपिंग में जो हमारा सामान आता है उसको हम शिपिंग बोलते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करती है। रेलवेज में खर्च करती है कि कौन सी नई ट्रेनें हमको लागू करनी है, कहाँ पटरियाँ बिछानी है। पटरियाँ बिछाने में गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर अगेन गवर्नमेंट को तो ये रेलवेज है, फिर परिवहन के लिए रोड देती है। वो रोड देने का क्या है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, हर इंसान हर गांव शहर से जुड़ना चाह रहा है। पहले आज से 20 साल पहले गांव और शहरों के बीच अलग अलग असमानता दिखाई देती थी। सड़कें नहीं थी, बिजली की कोई सुविधाएं नहीं थी, संचार की कोई सुविधा नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। लेकिन आज आप देखिए तो आसानी से हम चले जा रहे हैं। आज 8 से 9 बजे भी हम गांव में चले जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करीबन 22-23 घंटे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके कारण से गांव में बैठा एक विद्यार्थी भी स्टडी अच्छे से कर पा रहा है, जिस कारण से कंपटीशन बढ़ने का एक मुख्य कारण ये भी इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंच चुकी है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को आपको शहर में आना है। आज लाइब्रेरी की जो चलन है वो भी आपको गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। हर गांव में लगभग हर गांव में 1 या 2 लाइब्रेरी प्रावधान जो है वो होते जा रही है। लोग लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते जा रहा है। तो ये क्या है, देश की प्रगति है। देश इस तरह से क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों पे धीरे-धीरे पैसे को खर्च करते जा रही है। जहाँ पैसा खर्च आता है वहाँ डेवलपमेंट दिखाई देता है, सड़कें बनती है तो हमारा व्यापार आसान हो जाता है। जो भी गाँव का जो सामान है, जो जो फल है, जो सब्जी है, जो भी अनाज है वो शहर तक आता है। लोग खरीदारी करते हैं, गाँव वाले को भी मुनाफ़ा होता है, उनकी भी जीवन शैली आगे बढ़ती है, उनके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहले आज से 20 साल पहले जो किसान थे वो फसल उगाते थे, वहीं पर बेच दिया करते थे। ना तो उनके पास ज़्यादा इनकम होती थी, ना रिसोर्सेस उनके पास रहता था। बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और सरकारी स्कूल में आपने कभी सुना ही होगा, छठी कक्षा से अंग्रेजी बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता था।
ऐसा जहाँ जब बच्चा छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ेगा और 10वीं में जाकर के बोर्ड का परीक्षा देगा तो वो कितना अंग्रेजी सीख पाए। लेकिन पहले के बच्चों में अंदर से धैर्य रहता था, अंदर से साहस रहता था, अंग्रेजी सीखते थे और बहुत ही अच्छा अंग्रेजी बोला करते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले से ही 6 क्लास में थे, लेकिन तभी भी वो साहस और धैर्य के बल पर बहुत आगे की ओर अपने को लेकर के चले जाते थे। तो आगे का प्रश्न हम इसको करते हैं। आगे का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे का प्रश्न है, इनसाइड अ होलो कंडक्टर स्पेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो ये आपको मालूम होगा क्या है हमारा होलो कंडक्टर। होलो है, ये होलो कंडक्टर है, तो इनसाइड द होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक हमारा क्या होता है, जीरो हुआ करता है। क्यों जीरो होता है? मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा ऑलवेज इनसाइड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, इनसाइड द कंडक्टर, होलो कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आपको ये बताया था इक्वल टू माइनस डी बाई, यहाँ पर हम मान लीजिए देखते हैं कांस्टेंट को जब भी ड्राइव करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आ करती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द होलो कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पर क्या है, इज जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर इज ऑलवेज अ जीरो। आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। जैसे कौन सा कैपेसिटेंस की जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ये डी आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये राइट है। आगे का क्वेश्चन, Coulomb's law for the force between two electric charges closely resemble with Newton's law of motion, law of conservation, Gauss theory और Newton's law of gravitational। इसका उत्तर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू देखते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ क्या पढ़ते हैं हम, a q1 डॉट q2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 इससे रिजेंबल करता है q से, और m2 टू q2, और यहाँ r1 इसको r2 लिख दे तो r1 रिजेंबल टू r2। इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज रिजेंबल रिजेंबल टू कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक आपको सवाल को समझ में आया होगा, आंसर हमने ऐसा क्यों लगाया है, यहाँ तक तो समझ में आपको आया ही होगा। आगे का प्रश्न को हम आगे रखते हैं। ये क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर शोन इन दी। जैसे ये आपका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हम दे रहे हैं, क्लोक और एंटी क्लोज क्या होता है देख लीजिए। ये जो होता है एक डायरेक्शन, ये होता है हमारा दूसरा डायरेक्शन। जब आपको इस तरह से मूव करे घड़ी के डायरेक्शन में इस तरह से, तो बोलते हैं क्लॉक, और इस तरह से मूव करे तो इसको बोलते हैं क्लॉक। और इसको कैसे निकालते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, मान लो ये निकालते हैं, ऐसे देखना है, फ्लेमिंग हैंड को निकालना है। ये क्या है हमारा थम, थम ये क्या है हमारा फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर। थम, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर याद कैसे करते हैं, थम फॉर फादर, मदर एंड चाइल्ड। देखिए यहाँ पर फादर, मदर एंड चाइल्ड। एफ फॉर फादर मतलब फोर्स, एम फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड, टी फॉर चाइल्ड मतलब करेंट। याद करना है आपको, याद करने का तरीका बता दिया मैंने, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मदर, सी फॉर चार, चार मतलब करेंट। यहाँ समझ में आ गया। और ये कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका अपोज आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे है, determine the voltage in a volt of battery connected to a parallel plate capacitor when the area of the plate is 10 square centimeter and the pressure is 5 millimeter and charge stored on the plate is 20 farad। समझ में आ रहा है? तो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, चलिए फिर से मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड E इज इक्वल्स टू 5 mm। अब इसको हमें
एरिया को मीटर में कर दूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, डी हो जाएगी आपको 5 × 10⁻⁻, समझ में आ गया। आगे क्यू की वैल्यू दी हुई है 20 10⁻⁻, Q इक्वल टू दिया हुआ है 20 × 10⁻⁻। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻4 5 इंटू 10⁻⁻, की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पर हो गए तो 60 के करीबन जो आ रहा होगा वो आपका आंसर आएगा। इसकी नहीं, अभी हमें निकालना है, अभी निकालना है वोल्टेज। तो हमने कितना देखा, आपने यहाँ लिखते C इक्वल्स टू 8.854 इंटू कितने हो गए 12 4 16, 16 में से 3 गया, क्या हो गया 13। अब हमको निकालना है Q की वैल्यू कितनी है। Q की वैल्यू आपको दी गई है 20 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ पर V यहाँ 8.854 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻। अब इधर लेकर गए तो इसकी वैल्यू आ गई 20, ये हो गया 10, ये हो गया 2 और 8.85, ये 17, ये कितना हो गया 200। 17 को हम 20 से करें तो 1 आएगा, तो 1 सब जगह 1, फिर कितनी आए, मतलब मान लो कि 2 4 4 8 10 16 1 17 1 17 करीबन 17, तो कितना है 1 30, मतलब 11.11। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हुआ। समझ में आ गया होगा। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वहां पर हमेशा एयर फील्ड होता है। इसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग हमारा है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रखना 8.854 इंटू 10⁻12, और कैलकुलेशन को ध्यान से करना, क्योंकि ऐसे सवाल आपको केवल मिस्टेक हो सकते हैं तो कैलकुलेशन में आप बहुत ही जल्दीबाजी में आप कैलकुलेट करने पर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में 1.2 भी दिया हुआ, 1.1 भी दिया, 1.0 भी दिया, 1.4 भी दिया, तो आपका एक छोटा सा मिस्टेक भी आपको गलत कर सकता है, क्योंकि एकदम ऑप्शन जो है नजदीक नजदीक दिए गए हैं, इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। आगे का प्रश्न को देखें। आगे का प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम मोबिलिटी, इसमें से किसके पास सबसे ज्यादा मोबिलिटी है। तो न्यूट्रॉन, आयन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, सबसे ज्यादा इसकी मोबिलिटी हुआ करती है। आगे का ऑप्शन है कैपेसिटर दैट स्टोर अ चार्ज, the capacitor that store a charge of 0.3 coulomb at 2 volt, the value of capacitance of a capacitor। अब बोल रहा कूलम कितना दिया हुआ है 0.3 कूलम, यहाँ पर दिया हुआ है चार्ज, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। Q इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 0.3, और C की वैल्यू नहीं मालूम है, डालना है 2 दिया हुआ है, तो 3/10 इंटू 2, यहाँ आ गया 1.5 इक्वल्स टू 0.15। यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। आगे क्वेश्चन पूछ देता है W वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V का करता है। आगे प्रश्न पूछ देता है एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगी 1/2 CV²। तो बहुत सारे प्रश्न हमने जब भी देखे हैं 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, Q इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, Q इक्वल टू CV, अगेन वर्क इक्वल टू Q इंटू V, एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 CV²। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रश्न पूछ रहा है और कैसा उस प्रश्न को पूछा जा रहा है। ये सारे प्रश्नों में शायद हमको लगता है कहीं पर भी आपकी कोई दिक्कतें नहीं होगी। आगे का ये प्रश्न है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। कैपेसिटेंस तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 5 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं और 5 और 10 को इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 50/50, मतलब ये कैसा शो कर रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज।
और जब भी ऐसा रहता है, ये क्या होता है, इसका क्या होता है, कोई यूज नहीं होता है। इसका मतलब है ये और ये कैसे हो गए सीरीज में, और ये कैसे हो गए। तो हमने C इक्विवेलेंट 1 निकाला, की वैल्यू अभी 5, तो 10 अपॉन की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 15, की वैल्यू आ गई आपको 15 या 45, 3.3 माइक्रो। और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई इक्विवेलेंट की 3.3, और 3.33 में तो फिर से जोड़ दीजिए, क्योंकि ये और ये कैसे हो जाते हैं पैरेलल। तो इसमें कितना आ गया 3.33, 3.36, तो क्या लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसको दोहराना चाहता हूँ आपको, सी और डी जो है इसका कोई यूज नहीं है इस कैपेसिटर का। क्यों? क्योंकि जब इसको अपोजिट डायगोनली अपोजिट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसकी वैल्यू यदि समान आ जाती है, तो जो बीच में दिया हुआ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू है, जैसे सी और डी है, वो उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, आपका नेग्लेक्ट हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में ऐसा होता है। जब ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये और ये कैसे कनेक्ट हो गए हैं, ये और ये आपके सीरीज में कनेक्ट हो गए, और ये कैसे हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। जब दो सीरीज में हो गया, तो फाइनली वो कैसे कनेक्टेड होगा, फाइनली पैरेलल में। और मालूम है कि दो कैपेसिटर यदि आपको सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस क्या फॉर्मूला होता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। आपको इतना तो मालूम ही होगा कि इसके क्या फॉर्मूला रखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ तक आगे के प्रश्न को देखते हैं। 1 वोल्ट इसके बराबर हुआ करता है। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, पूछ रहा है, बताइए क्या आंसर है। 1 जूल, 1 कूलम, 1 वाट, 1 ओम। मतलब आप क्या होता है, आपको बताया था कि W इज इक्वल टू Q इंटू होता है, और आपको वर्क का क्या होता है, जूल हुआ करता है यूनिट, और इसका क्या होता है कूलम हुआ करता है। कूलम मतलब, और V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। जूल पर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, जूल पर कूलम का ऑप्शन हो गया। तो जूल पर कूलम क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये तो समझ में आपको आया होगा कैसे मैंने इसका यूनिट निकाला है। ये DMR सर JEE 2017 में ऐसे गए थे, इजी टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस। इनसाइड अ कंडक्टिंग स्पेयर रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमको बताए थे आपको कि आपका के अंदर में E आपको 0 होता है और V हमारा कांस्टेंट। ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम कहते हैं कि E इक्वल्स टू dV अपॉन dL। और जब भी कोई चीज को कांस्टेंट को हम डिराइव करते हैं, जब भी हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज अ 0 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। यहाँ पर समझ में आ गया। इसलिए बोला जाता है कि कभी थंडरिंग हो, कभी भी बादल गरजे, तो किसी भी ऐसे जगह पे जाके छिप जाइए जो कि बंद हो। जैसे घर में भी आप रहते हैं तो बंद है, दरवाजा बंद है, और जब घर आपका बंद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनसाइड में क्या होगी, 0 होगी, इसलिए आप पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब आप कार में रहते हैं तो कार भी क्या है, एक बंद है, एक बंद आपको है, तो बंद हम बंद मानेंगे। और जब वो कोई भी चीज़ें जब बंद होती है और थंडरिंग होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर को हमेशा इनसाइड, जो भी कोई भी चीज़ें हो इनसाइड उसके 0 रहते हैं। इसलिए कभी भी आप कहीं पर भी आप किसी इनसाइड घर हो, या आप गाड़ी में हो, 4 व्हीलर हो या ट्रक में हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप पेड़ के पास रहते हो, तो पेड़ के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का असर सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जब बारिश पड़ती है, तो पेड़ क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और ठंडरिंग होती है तो बादल गरजते हैं, और बादल जो गरजते हैं तो हाई वोल्टेज आपको क्रिएट होता है। जो हाई वोल्टेज आपको क्रिएट होता है तो पास होता है थ्रू अ ट्री, और जब आप उसके साथ में आप खड़े रहते हो तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है
कि आप कभी भी पेड़ के सामने खड़ा ना होइए। आगे का प्रश्न, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होती है? आपसे पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमने बताया है 8.854 इंटू 10 माइनस ऑफ 12। इसकी जो वैल्यू है क्या दिखाएगी? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ कोई आपको डाउट है? आपको कोई भी डाउट है तो बताइए। यहाँ पर किसी भी तरीका का आपका डाउट है, किसी भी तरीका का डाउट है तो आप इसको बता सकते हैं। आगे का प्रश्न को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो किसका है? लिखा हुआ है सुपर कंडक्टर, रसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो चारों के बीच में स्टडी कर दें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर का मतलब होता है, हमने क्या देखा, सुपर कंडक्टर। इसका मतलब क्या समझते हैं? एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर को क्या बोलते हैं? कहते हैं द सबस्टेंस दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा वस्तु जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करे और अलाउ करे, फ्लो करने के लिए, चारों ओर से जाने के लिए, तो क्या कहते हैं? कंडक्टर। लेकिन हम बोलते हैं सुपरमैन। सुपरमैन, सुपरमैन मतलब जब भी बोलते हैं सुपर मैन, मतलब उसके अंदर में क्या है? एक अच्छा आदमी है, सहनशील है, सहायता करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, धूर्त नहीं है। ये सब क्या होता है? एक सुपरमैन की आदतें हम बताते हैं। लेकिन हम जब सुपर कंडक्टर बोलते हैं तो सुपर कंडक्टर जब भी बोल रहे हैं उसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू क्या हो गई? 0। क्योंकि वो अब क्या कर रहा है? किसी भी तरीका का इंटरनल रेसिस्टिविटी भी उसके अंदर में नहीं है। ऐसे कंडक्टर बोलते हैं तो उसके अंदर में इंटरनल रेसिस्टिविटी होती है, थोड़ा ना थोड़ा वो अपोज करता है। लेकिन जैसे ही हम सुपर कंडक्टर की बातें बोलते हैं, वो अपोज करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्या है? एक पहला ये। दूसरा, सुपर कंडक्टर जो होता है मार्जिनल इफेक्ट को फॉलो करता है। मार्जिनल इफेक्ट को फॉलो करता है। हमने बोला क्या? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है क्या हो गया? 0। एंड इट फॉलो मार्जिनल, ये क्या फॉलो करता है? मार्जिनल इफेक्ट को फॉलो करता है। तो क्या है? रजिस्टर क्या ये एनर्जी स्टोर करता है? तो ये हीट डिसिपेट करता है। क्या करता है? हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज। और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एनर्जी फील्ड स्टोर करता है? इज इक्वल टू 1/2। और ये करता है, क्या करता है? ये भी करता है एनर्जी को स्टोर, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, कितना एनर्जी को स्टोर करता है? E इक्वल्स टू 1/2 Li। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सारे चीजें इसको मैंने रिपीट करवा दिया है। आगे आपको क्वेश्चन में दोहराता हूँ, हाँ समझ में आना। एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट, एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैग्नेटिक चार्ज तो कोई भी चीज़ क्या होती है? ये मैग्नेटिक चार्ज हम बोल रहे हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक चार्ज का मतलब होता है नॉर्थ एंड साउथ, और क्या फ्लो करता है? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स। ये याद रखना चाहिए ऑप्शन से। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हैं डी क्यू बाई टी। डी क्यू बाई क्या लिखते हैं? डी टी। इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपको एक रेसिस्टेंस है, ये आपका सोर्स है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या फ्लो कर रहा है? आपका करंट फ्लो करता है। थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज फ्लोइंग? करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू टर्मिनल। लेकिन क्या ऑप्शन है आपका? यहाँ पर ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिक करेंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या देता है? इलेक्ट्रिक करेंट। यहाँ समझ में आ गया आपको? आगे के प्रश्नों को हम देखें, आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, उसके बाद में अध्ययन करते हैं। आगे का प्रश्न है, व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? में से कौन सा जो क्वांटिटी है वो स्केलर है? स्केलर और वेक्टर का मतलब आपको मालूम होगा। स्केलर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर का मतलब होता है बस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले ये क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस जैसे ही हम बोलते हैं क्या है? मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या है? हमने ए से बी गए, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर डी आ गए, तो टोटल क्या हो गया? ये
ये जो है आपको ये डिस्टेंस कहलाया है। ए से बी का डिस्टेंस 2 मीटर, बी से सी का 3 मीटर, फिर यहाँ से 4 मीटर और यहाँ से क्या हो गया 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने क्या कवर किया है? टोटल डिस्टेंस आपने 2, 3, 4, 5 मतलब 5, 4, 9, 5, 14 मीटर का आपने डिस्टेंस किया। लेकिन इसके पास क्या है, कोई डायरेक्शंस नहीं है, ये सीधा ऐसा ऐसा शो करा। लेकिन जब मैं ऐसा बनाऊं और वैसा बनाने के बाद यहाँ से यहाँ ए से सी लिखूं, तो ये क्या है, ए से सी क्या है, एक डायरेक्शन है। कैसा आपका डायरेक्शन है, ए से सी हम बता रहे हैं, ए से सी की तरफ हमें जाना है। जब हम डायरेक्शंस देते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, जैसे हम आप गूगल मैप देते हैं, तो गूगल मैप क्या देता है, आपका एक डायरेक्शंस देता है। और जब भी हम गूगल मैप से कहते हैं लाइव लोकेशन भेजिए, मतलब लाइव लोकेशन मतलब आपका डायरेक्शंस दे रहा है, किस डायरेक्शन से आपको मूव करना है, कैसे जाना है। तो जब भी कोई डायरेक्शंस हो और साथ में उसका डिस्टेंस दिया जाए, 10 मीटर दिया जाए, 15 मीटर दिया जाए, तो जब भी गूगल मैप में आप देखेंगे जहाँ पर आपको डायरेक्शन बताए और 10 मीटर बताए, इसका मतलब है गूगल मैप में जो भी वो दिया जा रहा है वो क्या डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस का मतलब ही होता है जो डायरेक्शन के साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड भी दे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा ई के पावर पे ऊपर में एरो से देते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो एरो क्या होता है, डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जैसे यहाँ लिखते हैं ए और बी और ऐसे हम डायरेक्शन मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस साइड में है, ए से बी की तरफ। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी छोड़ते हैं। और फोर्स, तो फोर्स को भी हम एक डायरेक्शन देते हैं। सपोज हमारे पास दो ए और बी है, ए ने बी पर फोर्स लगाया, तो मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, ए से बी की तरफ, तो इसके पास भी आपका डायरेक्शन है, ये भी आपका वेक्टर है। आंसर क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही एक ऐसा है जिसके पास में आपका एक केवल मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शंस नहीं होते हैं। तो कौन सा इसमें है, स्केलर इज ओनली अ, द स्केलर क्वांटिटी इज अ, आपको क्या है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे देखें, इफ अ वोल्टेज चेंजेस इंस्टेंटली द करेंट थ्रू अ रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इज, यदि आपका वोल्टेज हम जानते हैं ओम्स लॉ से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और डेल वी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई। यदि ये इंस्टेंटली चेंज हो रहा है तो करंट भी आपका चेंज क्या होगा, इंस्टेंटली। चेंज इंस्टेंटली तुरंत बदल जाती है। इफ द वोल्टेज चेंजेस इंस्टेंटली द करंट थ्रू अ रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट चेंजेस इंस्टेंटली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 100 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिए। आज आगे के कक्षाओं में फिर से हम आपको नए नए प्रश्न और करेंगे और का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छे लगे होंगे। आज के क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम कैपेसिटर पे ध्यान दिया, कुछ इंडक्टर पे ध्यान दिया, स्केलर और वेक्टर पढ़ा, और साथ में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि कैपेसिटर और एनर्जी के बीच में जो ग्राफ होता है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और हीट और रेसिस्टर के बीच में, करंट के बीच जो ग्राफ भी होता है वो भी क्या होता है, आपका पैराबोलिक होता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज का दिन आपका शुभ मंगलमय हो। आज का दिन अच्छे से कटे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सफलता को पाइए। और आज जो क्लासेस है हम यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद।